हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। चूँकि ये क्वेश्चन हम लगा चुके थे और वीडियो अपने आप बंद हो चुकी थी और तबीयत भी हमारी थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो आज थोड़ा सा आराम लग रहा है, तो आज हम लोग इस वीडियो को पूरा करेंगे और एक्सरसाइज 4.3 भी कवर करेंगे पूरी तरीके से और एक्सरसाइज 4.4 भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कापी कलम और किताब लेकर बैठ जाइए और हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का 8वां क्वेश्चन, 7 तक हमने बता दिया है आप लोगों को। तो 8वें क्वेश्चन में किताब में देखिए, उसमें रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो हमने उसको x किलोमीटर प्रति घंटा माना है और समय y घंटा हमने माना है और दूरी उसमें दिया है 360 किलोमीटर। ओके, होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय और समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय हमारे पास है y और दूरी हमारे पास है बच्चों 360 और चाल हमारे पास है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो y इक्वल हो गया 360/x। समीकरण नंबर 1 हो चुका है। और यहाँ पे उसमें कह रहा है कि जो हमारे पास समय है, अगर आप उसको 1 घंटा कम कर देते, ये y घंटा समय था, एक हमने उसमें से कम कर दिया, तो उतनी ही दूरी पर वो कह रहा है कि उसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। ओके बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, बढ़ जाती है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने क्या किया, बहुत आराम से समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखते हैं और राइट वाला राइट में लिखते हैं। तो y फिर -y-1। ओके, कहने का मतलब है बच्चों कि 2 में से 1 को हमको घटाना, तो हमने y-1 लिख लिया और फिर इसके बाद y लिखा और यहाँ पे माइनस का निशान। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे a वैल्यू हमने रख दिया और उसके बाद a वैल्यू हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया। y से y कैंसिल हो गया, -1 हो गया और 360 हमने कॉमन कर लिया। ओके, तो बचेगा 1/x + 5 - 1/x। ओके, जब कोई चीज गुणे में होती है तो आप लोग बखूबी समझते हैं कि वो बटे में चला आता है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं, x का 1 में तो x और फिर x + 5 का 1 में तो x + 5 होगा, बट माइनस से गुणा करने के बाद -5 हो जाएगा। ओके, और नीचे का मल्टीप्लाई हमने नीचे कर दिया x + 5। ओके, राइट है, आगे बढ़ते हैं। x से x क्या हो गया, कट गया और -5। ओके, और यहाँ पे x + 5 और x का हमने मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x और यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो माइनस से माइनस भी कट गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको कहते हैं तिर्यक गुणा। तो इसका हमने इसमें किया, इसका हमने इसमें किया। आप लोग देख सकते हैं आगे 5 का 360 में हमने यहाँ पे और x² + 5x का 1 में हमने यहाँ पे 5 का 360 में किया तो 80 इन 100 हमको मिला, 1800 हमको मिला। उधर से हम इसको इधर लेके चले आए तो माइनस में हो गया। अब जब इसका फैक्टर करेंगे ना तो 45 और 40 का बनेगा, जिसको हमने को माइनस करने के बाद 5 मिलता है और गुणा करने के बाद 1800 मिल जाएगा। ओके, x का 45 में करेंगे तो 45x और 40 का x में करेंगे तो -40x और यहाँ पे हो गया -1800 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसमें से बच्चों हमने x कॉमन किया तो x + 45 और -40 कॉमन किया -40 तो x + 45, दोनों ब्रैकेट समान है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसमें जो है हमने ब्रैकेट वाला कॉमन कर लिया तो x - 40 = 0 और जब हमने इसको लिखा तो इसका मान माइनस में आ रहा था, जो कि अमान्य है। और x - 40 = 0 तो 140 रेलगाड़ी की जो हमारे पास चाल है रेलगाड़ी की, वो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन था बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं इसको। हम लोग अब 9वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बहुत आराम से। ओके, हमारी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं है क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से हम बहुत आहिस्ते आहिस्ते से बोलेंगे, बहुत आराम से बोलेंगे। हो सकता है बीच बीच में कभी कभी आवाज़ें लड़खड़ा भी जाए हमारी, ठीक ना, गले में थोड़ी सी दर्द है हमारी। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। लिखा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज मतलब बड़ी सी टंकी होगी जो छत पे रखी होती है, उसको टंकी बोला जाता है, हौज बोला जाता है। कह रहा है कि हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 9 सही 3/8 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 9 सही 3/8 का मतलब हो गया 8 9 72, 72 3 75/8 घंटे में भर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए।
हमको बच्चों समय निकालना है। ओके, क्या निकालना है? समय निकालना है। तो आगे हम लोग लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय। ओके, लिखेंगे यहाँ पे माना, माना छोटे व्यास, यहाँ पे लिखते हैं छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय कितना लिखेंगे? x घंटे। क्या लिखेंगे बच्चों? x घंटे। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग? x घंटे। आगे लिखते हैं यहाँ पे बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 घंटे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किताब में लिखा है कि इससे ये जो है वो 10 घंटे समय कम लेता है। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, बड़ा नल जब हमारे पास रहेगा, टोटी उसकी बड़ी होगी तो पानी तो ज़्यादा आएगा, टोटी उसकी कम होगी तो पानी तो कम आएगा, जाहिर सी बात है। आगे हम इसमें देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे दोनों नल एक साथ हौज को भरने में लगा समय। तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 75/8 घंटे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे व्यास वाले जो नल थे उसको हौज को भरने में जो समय लग रहा है वो x घंटे लग रहा है, और बड़े व्यास वाला जो समय लेता है ना वो उससे 10 घंटे कम लेता है, कम। अगर ये 50 लेता है तो ये 40, ये 60 लेता है तो ये 50, और दोनों नल एक साथ, दोनों नल के द्वारा एक साथ हौज को, नल के द्वारा यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों नल के द्वारा एक साथ हौज को भरने में जो समय लगता है वो 75/8 लगता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया समय। अब यहाँ पे अगर हम बच्चों लिखेंगे 1 घंटे में भरा गया जल, जो इसमें जल भरा जा रहा है वो 1 घंटे में, तो हो जाएगा x 1/x। ओके, 1/x जल भरा जाएगा। और फिर आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटे नल द्वारा। ओके, छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया जल। ओके, तो 1/x। और यहां पे लिखते हैं बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया जो जल है वो हो जाएगा मेरे बच्चों 1/x माइनस 10। और जब दोनों, क्या चीज? दोनों एक साथ जब भरेंगे ना तो हो जाएगा 8/75। कोई भी समस्या नहीं है, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम ध्यान से। एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। 2 पानी के नल हैं, एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं, जिसको हमने लिख के देखा है 75/8। कोई दिक्कत नहीं है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। तो छोटे व्यास वाला जो हमारे पास नल था वो हौज को भरने में जो समय लेता है वो x घंटे लेता है, और बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में समय लेता है x माइनस 10। और दोनों नल के द्वारा जब एक साथ हौज को भरा जाता है मेरे बच्चों तो 75/8 घंटे हो जाएंगे। अब छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया जो जल है वो 1/x हो गया, और बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया जल 1/x माइनस 10 हो गया। जब दोनों एक साथ भरेंगे तो 8/75 इतना रेशियो में जल क्या होगा? भरा जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। ओके, एकदम ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार बहुत बेहतर तरीके से। ये दोनों साथ में भरेंगे, साथ में 1/x प्लस 1/x माइनस 10, और कितना हो जाता है हमारे पास टोटल जल? 8/75। हल कर लेते हैं इसको बहुत प्यार से, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। इसका इसमें कर लीजिए तो x माइनस 10, इसका इसमें करिए तो x माइनस 10 इक्वल 8/75। आगे बढ़ते हैं, x और x मिला के हो जाएगा मेरे बच्चों 2x। ओके, और माइनस 10 बाई x² माइनस 10x
बराबर 8/75। इसका इसमें करते हैं तो 75 2x माइनस 10 8x² माइनस 10x। 75 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 75 दुना के हमारे पास मेरे बच्चों 150 x माइनस 75 दहा में 750 बराबर 8x², 8 दहा में 80 x हो गया। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी वैल्यू को उधर लेके जाइए तो इसको पहले लिख लेते हैं 8x² माइनस 80x और माइनस 150x और प्लस 750। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 8x² इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 230x और प्लस 750 इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसका हम लोग फैक्टर करने वाले हैं और फैक्टर करेंगे तो 8x² और माइनस और ब्रैकेट यहाँ पे हम लगा लेंगे और x हो जाएगा और प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 230 और अगर आप इसका गुणा इसमें करके फैक्टर करेंगे बच्चों ना तो 8x² माइनस हो जाएगा 200 और प्लस 30 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 750 बराबर 0। ऐसे हम इस 230 की जगह हमने ब्रैकेट लिखा, अब ब्रैकेट में ही हम 200 प्लस 30 करेंगे। ओके, तो ब्रैकेट की जगह जो 230 था उसमें हमारे पास 200 प्लस 30 हो गया। इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 8 का गुणा इसमें करने के बाद वो वैल्यू उनको मिल जाएगी। तो 8x² इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। 8x² माइनस 200 x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0 बच्चों। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 8x। ओके, 8x मेरे बच्चों जब यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो x माइनस और हमारे पास आ जाएगा लगभग मेरे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 25। ओके, और माइनस 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस हो जाएगा 25 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से, एकदम देखिएगा एकदम ध्यान से x माइनस 25 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 8x माइनस 30 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा अतः x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 25 बटे में 8 25 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे हमारे बच्चों हो जाएगा 8x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 30 बटे में 8 चूंकि ये हो जाएगा वैल्यू हमारे पास अमान्य। अब देखिएगा x का मान 25 है तो यहाँ पे जो छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय वो 25 घंटे है। कितने घंटे हैं 25 घंटे। अब उस 25 में से आपको 10 घटा देना है तो आ जाएगा 15 घंटे। तो ये रहा आप लोगों का बेहतरीन सा खूबसूरत सा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर था 9। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आप लोग बखूबी इसको समझे होंगे अच्छे से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसको आराम से समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है यहाँ पे 10। ओके, अब ध्यान से लिखा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। लिखेंगे माना, पहले लिखेंगे क्या मेरे बच्चों, लिखेंगे हम लोग मेरे बच्चों माना। ओके, लिखेंगे हम लोग क्या, माना। यहाँ पे लिखेंगे माना कौन कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है भाई, एक्सप्रेस। लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक्सप्रेस जो रेलगाड़ियों सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कोई दिक्कत नहीं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सवारी गाड़ी की चाल बराबर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सवारी, अरे सॉरी यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो हमारे पास होगी, ध्यान से देखिएगा, सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो हो जाएगी इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो x प्लस 11। ओके, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा, जो इसमें दूरी है वो है 132 किलोमीटर, इसमें भी बच्चों जो दूरी है वो है 132 किलोमीटर। ध्यान से बात समझिएगा, जो चाल बराबर होता है मेरे बच्चों वो होता है दूरी बटा में समय, और बखूबी समझते हैं कि समय जो हमारे पास होता है वो होता है दूरी बटे में चाल। तो समय बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, दूरी है 132 और चाल है हमारे पास x, ऐसे ही रहने दीजिए, आगे हम लोग करेंगे, पहले यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो समय बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा दूरी बटे में चाल। क्या हो जाएगा बच्चों? दूरी बटे में चाल। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो समय यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा मेरे बच्चों 132 और बटे में x प्लस 11। अब कहानी समझिएगा, अब यहाँ से कहानी प्रश्नानुसार। ओके, ध्यान से, एकदम ध्यान से यहाँ से कहानी कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है इससे 1 घंटा समय क्या लेती है मेरे बच्चों? कम लेती है। जब 1 घंटा समय कम लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 132x माइनस 1, 1 घंटा समय कम लेगी। इससे तो ये हो जाएगा 132 बटे में x प्लस 1। ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर करके माइनस इसको उधर करके ओवर 1/132। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x और x प्लस 11 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x से x कट गया और यहाँ पे आएगा 132। आगे हम लोग यहाँ हल करते हैं, हो जाएगा 11 बाई x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 11x इक्वल हो जाएगा 1/132। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो बनेगा मेरे बच्चों 11 गुणे 132 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x। इसको उधर लेके जाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल 11 दूना 22, 11 त्याई 33 और 2 35, 11 करने 11 और 3 हो जाएगा हमारे पास बच्चों 14। उसको इधर लेके तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ओके, गुणा भी करके देख सकते हैं, 11 दूना 22 बचा 2, 11 त्याई 33 और 2 मिला के 35 बचा 3, 11 करने 11 3 14, इधर लेके चले। अब मेरे बच्चों इसका हम करेंगे फैक्टर, यहाँ 1452, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 6 का 12। ओके, अब फिर करेंगे 2 त्याई 6, 2 6 का 12, 2 6 का 12। अब करेंगे हम फिर 2 से 2 एक करने 2, 2 8 16 और 2 8 16। चेक कर लेते हैं फैक्टर इसका, 2 7 14 और बचा हमारे पास 5, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 6 का 12 क्लियर है, 2 त्याई 6, 1 बचा, 2 6 का 12 और 2 त्याई 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 से कटेगा, 3 एक करने 3, 3 दूना के 6, 3 एक करने 3। ओके, अब हम काटते हैं 11 से, 11 11 121 और 11 करने 11। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो हम उसको गुणनखंड कर रहे हैं तो उसका वो हो चुका है। अब हम उधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा ध्यान से, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 इक्वल 0 है और डिजिट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो अब इसको हमको करना है, तो देखिएगा पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x माइनस 1452 इक्वल 0। ध्यान से देखिएगा, तो 11
यहाँ 33, 11 दूना 22 दूना 44, क्या 44 में से 33 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 11? ऑफकोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 44 माइनस 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इक्वल 0। बहुत आराम से मिल गया। तो एक्स कामन, तो एक्स प्लस हो जाएगा मेरे बच्चों 44 माइनस 33 कामन तो हो जाएगा एक्स प्लस 44 और बराबर 0। अब x प्लस 44 कामन हो गया और x माइनस 33 इक्वल 0। तो x प्लस 44 बराबर अगर हम बच्चों 0 लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 44, जो हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा? अमान्य। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x माइनस 33 लिखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 33, जो हो जाएगा मान्य। ओके, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया 33, और दूसरा आंसर अगर आप इसमें 33 में 11 जोड़ते हैं तो आएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ये हो गया पहला आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास बच्चों है 10 लग चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी कर लेते हैं हम लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आइए उसको देखते हैं। लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 एम हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वाई स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कि दोनों का क्षेत्रफलों का योग। तो लिखेंगे दोनों क्षेत्रफलों का योग बराबर 468, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 468, समीकरण नंबर 1। कह रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हमने मान लिया, क्योंकि देखिए एक बात सुन लीजिए, वर्ग की जो भुजा है वो एक्स है, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तथा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना दिया है, लिखेंगे वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया है बच्चों? दिया है 24। वर्गों के परिमापों का अंतर दिया है मेरे बच्चों 24। तो अब देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा हमारे पास है तो वर्गों के जो परिमाप हमारे पास होंगे वो हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप की जब बात करते हैं तो होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा 24। जब भी परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप का फार्मूला होता है वर्ग के 4 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा का स्क्वायर। तो 4 गुणे भुजा, तो भुजा 4x हो जाएगा, दूसरे वाले का 4 गुणे भुजा फिर 4y हो जाएगा। 4 कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों 24। 4 से काटेंगे, 4 छका 24, तो x माइनस वाई हो गया 6 और समीकरण नंबर 2। आगे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, देखिएगा एकदम ध्यान से। अगर हम x का मान निकालते हैं मेरे बच्चों तो हो जाएगा 6 प्लस वाई और यहाँ समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 को आराम से लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या करने पर बच्चों? हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468, और समीकरण 2 रहा x इक्वल 6 प्लस वाई। तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 468, तो इस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस 2 छका 12 वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 468। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वाई स्क्वायर ऐड करिए, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 को इधर लेके आइए तो प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। हल करते हैं आगे, 2y स्क्वायर प्लस 12y और इसमें से इसको घटाइए, 8 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 2 आएगा,
6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 432 माइनस में। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2 आप लोग कॉमन कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 दूना के 4 और 2 एकन्ने 216 आ जाएगा मेरे बच्चों बराबर 0। अब यहाँ पे 2 इसके बटे में जाने के बाद 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका फैक्टर करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 बराबर 0। फैक्टर करते हैं, कोशिश करते हैं कि फैक्टर इसका होता है कि नहीं। आराम से पहले 216 लिख लेते हैं, काटिए इसको 2 से 108, काटिए 2 से 1 54 आ जाएगा, काटिए 2 से 27 आ जाएगा, काटिए 2 से 3 से काटिए 3 नंबर 27, 3 3 9, 3 एकन्ने 3। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिएगा अब बनाना हमको कैसे, पहले वाई स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट y माइनस 216 रूल पे चलते, जैसे हमने आप लोगों को पहले बता चुके हैं ये सब चीज़ें। देखिएगा अब 6 लाना है, 3 3 के 9 3 27, 2 दूना के 4 दूना के 8, 27 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो 6 नहीं आएगा। ओके, 3 3 के 9 3 27 और 2 दूना के 4 दूना के 8 अगर घटाएंगे तो वो आ जाएगा बच्चों हमारे 19। 6 लाना है हमको, ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से। आगे बढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, आइए देखते हैं। 3 3 के 9 दूना 18 और 3 दूना के 6 दूना के 12 बन गया 18 माइनस 12। ओके, तो ऐसे ही बनेगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। कॉमन करते हैं यहाँ से y, तो y प्लस हो जाएगा मेरे बच्चों 18 और माइनस 12 हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y प्लस 18, उसके बाद y माइनस 12 और बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः। तो y प्लस 18 बराबर 0, y इक्वल हो जाएगा माइनस 18। तो ये वैल्यू हो गई हमारे बच्चों अमान्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल 0, तो y बराबर हो गया हमारे पास मेरे बच्चों 12। तो एक मान तो हमारे पास 12 आ गया। अगर उस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे ना, तो 6 और प्लस 12 मिला के हो जाएगा मेरे बच्चों 18। तो x का मान भी आ गया हमारे पास 18 और y का मान आ गया 12। और इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है खत्म हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज। हेलो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन हम 4.3 इसके पहले वाला जो वीडियो उसको हम बता चुके हैं। अगर इसको बखूबी आप लोगों को समझना है तो मेरे बच्चों इसको आप लोग पहले वो वीडियो देखिए जिसमें हम 4.1, 4.1, 4.2 और 4.3 भी कवर करा है। ये तीनों एक्सरसाइज हमने एक साथ बताया है। और इसमें जो आज ये जो वीडियो बन रहा है इसमें हम लोग 4.3 का जो क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11 बचा था हमने उसको कवर कर दिया है। अब हम लोग आगे 4.4 पढ़ेंगे और इसको कवर कर लेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी 4 वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका इंट्रोडक्शन मेरे बच्चों हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन लगते कैसे इसमें। जैसे हम उठाते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए कहा क्या है। कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो आइए चेक करते हैं पहले कैसे लगाना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। बहुत बेहतरीन और बहुत आराम से बहुत प्यारे तरीके से लगाएंगे। देखिएगा कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, यही बोला है ना। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो इनकी प्रकृति क्या है पहले इसको हम चेक करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। ओके, तुलना। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 2, b बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों -3 और c बराबर हो जाएगा 5। ओके, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर हो गया 5। अब हमको लिखा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व है तो उनका मान ज्ञात कीजिए।
अब प्रकृति निकालते कैसे, एकदम ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, एकदम ध्यान से। तो हमारे पास फार्मूला होता है विविक्तकर का, विविक्तकर का, ओके, जो होता है d = b² - 4ac। अगर देखिए ध्यान से, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, अगर d का मान, क्या चीज, d का मान अगर माइनस में आ गया तो मूलों की प्रकृति ऋणात्मक होगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो हल करते, तो d इक्वल हो गया, b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मान है 2, c का मान है 5, तो d इक्वल हो गया 9, 4 दूना के 8 और 8 पाँचे 40। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई -31, और -31 का मतलब है कि d इज लेस देन 0, ओके, अर्थात इसकी जो प्रकृति है मेरे बच्चों, वो कैसी है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका बच्चों कोई मूल नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एकदम आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - 4√3x और +4 = 0। देखिएगा ध्यान से, ऐसे तुलना करिए, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 3, तुलना करना सिखा चुके हैं, b बराबर -4 और c बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 4। तो विविक्तकर का फार्मूला फिर लगाइए, जो डिस्क्रिमिनेंट है विविक्तकर, d = b² - 4ac, तो d इक्वल हो गया, b का मान -4 का स्क्वायर, ओके, और ध्यान दीजिए कि अंडर रूट भी है यहाँ पे, और c का मान है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -√3 का स्क्वायर और -4, a का मान है 3 और c का मान है 4, चेक कर लीजिए, राइट है। आगे बढ़ते हैं, 4 चौक को 16, तो 16 और अंडर रूट का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 और माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने की वजह से। 4 चौक को 16 तियाँ 48 और 16 तियाँ 48, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास बच्चों 0, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसकी जो प्रकृति, यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात मूलों की प्रकृति, देखिएगा जब यहाँ पे 0 होगा तो तब हमारे पास मूल की, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो वो होगा मेरे बच्चों बराबर, मूल होंगे, और कैसे होंगे, प्रकृति बराबर, और क्या होगी, वास्तविक होगी, क्या होगी, वास्तविक। आइए चेक करते हैं कि कौन कौन सा होगा। ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम बता चुके हैं, ओके, कि d 0 के बराबर होगा तो ये मूलों की जो प्रकृति होगी वो बराबर होगी, और ये क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल। आइए हल करते हैं उसको। सीधी धारा 4 पे लिखते हैं, सीधी धारा 4 से, तो x इक्वल हो गया -b + (√b² - 4ac/2a), सब लोग समझते हैं। तो x का मान, b का मान है मेरे बच्चों -4√3, तो प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस b का मान है इतना, तो यहाँ पे करेंगे -4√3, और एक काम कर लेते हैं ना, ये है b² - 4ac और b² - 4ac का मान आया है 0, तो डायरेक्ट आप 0 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 गुणे a का मान है 3, तो x इक्वल 4√3, और इसका कोई मतलब ही नहीं है, बटे में आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 तिहाई 6, काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2√3/3, ओके। और जो x का मान है वो 2√3/3 आ चुका है, और इसको हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, ओके। लेकिन मूलों की जो हमारे पास प्रकृति है, इसी तरीके के 2 मूल आएंगे, तो क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं, पहले का दूसरा, 4.3 पहले का दूसरा, 4.3 पहले का दूसरा, तो 4.3 है मेरे बच्चों, और पहले का है दूसरा, एकदम सही है, बराबर मूल है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 2√3/,
3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही मिलेगा हमको ना, और इससे एक कट गया तो एक्स पावर आ गया 2/√3। इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए भी सही है, ए भी सही है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी 2 मूल मिल जाएंगे, 2 मूल सेम सेम, और ऐसे करेंगे तो भी हमारे पास 2 मूल सेम सेम मिल जाएंगे। तो मेरे बच्चों इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा हमने कवर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन खुद लगाइएगा। आप लोग को तीसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों खुद लगाना है, क्योंकि वो कुछ ऐसा टफ नहीं, ऐसे ही एकदम सेम करना है। अगर मान लीजिए उनका मान ऋणात्मक आता है तो समझ जाइएगा कि मूलों की प्रकृति ऋणात्मक है और उसका कोई मूल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, लगा लीजिएगा उसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बराबर मूल हो, बोल दिया है ऐसा। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। और दूसरा क्वेश्चन हम यही लिख लेते हैं, दूसरा मेरे बच्चों है कि kx और x - 2 प्लस 6 = 0। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब तुलना करिए, पहले तो तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों, तुलना। तो a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आएगा k और c का मान 3। तो हो जाएगा, विविधकर वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे मूल बराबर होंगे यदि, कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है और d का मान b² - 4ac बराबर 0 होगा। b का मान है k, तो k² और -4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। k का स्क्वायर -4 गुना के 8 3 के 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा 24 और k बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे √+ - 24। ओके, और आगे इसको हम पढ़ते हैं, जो कि k का मान हो जाएगा +- इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√6। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला k का मान है वो आ चुका है। हम थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, और कहना ये है बच्चों कि तबीयत डाउन होने की वजह से भी जो आवाज़ है वो साफ और सही नहीं निकल पा रही है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एक ऐसी टिपना रहता है वो भी नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक ना, समाज सेवा ही करना है। देखिए, लाइक करिए मत करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर मिला लेते हैं 4.4 का दूसरा। 4.4 का हमारे पास जो है वो दूसरा 4.4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम सही है 2/6। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बच्चों। इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो kx² - k2kx प्लस 6 = 0। ओके, कंपेयर करिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। तो a का मान k, b का मान -2k और c का मान 6। ओके, तो लिखेंगे फिर वही कि मूल बराबर होंगे यदि, कब होंगे मेरे बच्चों, होंगे जब d बराबर 0 होगा, मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा। b का मान -2k, तो -2k का स्क्वायर -4a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। 2 दूना के 4k² -4 छका 24k बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, आई मीन से दैट 4k कॉमन। ओके, अब k बचा -4 छका 24 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे a वैल्यू यहाँ पे जाने के बाद 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो k - 6 = 0, तो k बराबर 6 चेक करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं मेरे बच्चों। इसका आंसर 4.4 एकदम सही आंसर। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई और k बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, हल हो गया। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आराम से करेंगे, उससे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जो हमारे पास है 3, लिखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। जिसकी जो लंबाई है मेरे बच्चों वो चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। लिखते हैं माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ओके, कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो आम की बगिया की लंबाई 2x मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है प्रश्नानुसार। ये आयताकार रहेगा, ये आयताकार बगिया है हमारे पास। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे जो क्षेत्रफल है, लिखेंगे आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई का मान है 2x और चौड़ाई का मान है बच्चों हमारे पास x, तो हो जाएगा 800। तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 800, 2 से काटेंगे तो आएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 400 और x बराबर हो गया बच्चों √400। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 20। आइए इसका आंसर मिलाते हैं। ओके, एक आंसर होगा 20 और एक आंसर होगा बच्चों हमारे 40। तो 4.4, बहुत जल्दी लग गया है, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। 4.4 यहाँ, तो एक आंसर है 20। तो ये आंसर हमारे पास हो गया 20। पहला आंसर है 20 और दूसरा आंसर 2 गुणे 20 अर्थात 40। ये आपके दोनों आंसर है 20 और 40। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चलिए लिखेंगे पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ओके, माना भी लिख लीजिएगा बच्चों, माना क्वेश्चन नंबर 4, पहले मित्र की आयु x वर्ष और यहां पे लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु मेरे बच्चों हो जाएगा 20 माइनस x। कितना सिंपल है, 20 माइनस x लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्यों 20 माइनस x? कह रहा है कि दोनों मित्रों का आयु का योग 20 होना चाहिए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट है, आगे देखते हैं। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, क्लियर है। अब प्रश्नानुसार बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व, यहां पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। ओके, इनकी आयु 4 वर्ष पहले इनका जो गुणनफल था वो 48 था। तो इसमें से भी 4 घटा, x माइनस 4, इसमें से घटाइए 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल 48। 4 साल पहले तो x माइनस 4 हो गया, इसमें भी 4 साल पहले तो 20 माइनस x माइनस 4 होगा, तो गुणनफल इनका 48। तो x माइनस 4, 20 में से 4 घटेगा तो 16 आ जाएगा, माइनस x बराबर 48। x का 16 में तो 16x, x का x में तो x स्क्वायर, 4 का 16 में तो 64 और 4 का x में तो 4x बराबर 48। तो यहां पे देखिएगा माइनस x स्क्वायर, 4x 16x मिला के 20x, 64 ऐसे उतार लीजिए, 48 इधर लेके चले आइए। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, 8 4 12, 6 4 10 1 11 माइनस बराबर 0। और करके लिख सकते हैं माइनस कामन, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दी, इधर प्लस हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। ओके, कितना सिंपल तरीके से हो गया। आइए इसको हम लोग हल करते हैं, हल करके देखते हैं कि आखिर हमारे पास मान आता है कितना। इसको हम मिटा देते हैं, आइए हल करते हैं, उसको बहुत आराम से हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो x स्क्वायर
-20x और कितना है +112। तो a का मान 1 है, b का मान -20 है और c का मान 112 में चेक कर सकते हैं अस्तित्व में है कि नहीं है। तो d इक्वल होता है b² -4 ac, तो b का मान है -20 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है 112। तो 20 का करेंगे तो हो जाएगा 400 और इसका करेंगे तो हो जाएगा 448। ओके, और घटाएंगे तो -48। तो बेटा ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ओके, तो इसका जो वर्तमान आयु वो निकालना इम्पॉसिबल है। ओके, क्योंकि अस्तित्व में नहीं है और उसमें लिखा भी गया कि नहीं अस्तित्व में इसका जो आयु है उसको निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एकदम लास्ट, आइए देखते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन, एकदम आराम से बहुत प्यार से करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो यहाँ पे लिखते हैं माना पार्क की लंबाई x, पार्क की चौड़ाई y। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिएगा। तो परिमाप इसका दिया 80 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 से काटेंगे तो 40 आएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। इंक भर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिखाई दे। ओके, इंक भर लेते हैं बच्चों मेरे। तो लंबाई हमारे पास है शायद x और चौड़ाई शायद है हमारे पास मेरे बच्चों y। ओके, लंबाई कितना है x है, तो रखिए यहाँ पे x और चौड़ाई कितना है y, इक्वल हो गया 40। कोई दिक्कत नहीं है, मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम, कोई भी समस्या नहीं। y का मान निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस x। आगे बढ़ते कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है, लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 400। तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 400। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y बराबर 400 और y का मान है 40 माइनस x, तो x और गुणे में 40 माइनस x बराबर 400। x का गुणा 40 में तो 40x, x का x में तो x स्क्वायर बराबर 400। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। ये तो बहुत सिंपल हो गया, x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 और x प्लस 400। 20 का वर्ग करेंगे, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 20 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 400 बराबर 0। x कामन करेंगे तो x माइनस बच्चों 20 और फिर माइनस 20 कामन करेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 20 और फिर हो जाएगा x माइनस 20। कितना आसान है। और फिर उसके बाद मेरे बच्चों हो जाएगा कि x बराबर 20, सॉरी ऐसे लिखते हैं अतः x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 तथा करके फिर वही चीज x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्क की लंबाई है वो भी 20 है और पार्क की जो चौड़ाई है वो भी क्या है 20 है। आइए हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं। 4.4 का आंसर बच्चों मिला लेते हैं हम लोग 4.4। तो इसका जो आंसर है वो 20 और 20 है, एकदम सही है। तो इस तरीके से बच्चों मेरे ये एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग इसकी अगली जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5। ओके, और कहना ये है कि बच्चों वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।